नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर विश्व में, पूरे विश्व के साथ भारत और भारत करके बिहार और बिहार से होते हुए मुजफ्फरपुर और इसके आसपास में कोरोना की तीसरी लहर का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन प्रतिदिन 100 से 200 300 के बीच में लोग संक्रमित आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग यह जानेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के बचाव, सावधानी और तैयारियां, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे बचाव क्या है, क्या सावधानी करें कि ताकि हम संक्रमित नहीं हो, और फिर तैयारी की बात है तो स्वास्थ्य विभाग इसके बचाव के लिए क्या तैयारी किया, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि हम किस तरह की सावधानी बरतें ताकि हम कोरोना के संक्रमण से बचें, बताएं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोविड से बचने के लिए जो व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित है उसका पालन करना होगा। घर से बाहर जाते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करें और मास्क हमेशा नाक के ऊपर चढ़ा कर रखें। उसके बाद 2 गज की दूरी बना के रखें लोगों के बीच में। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें और आवश्यकता पड़ने पर सैनिटाइज़र और या का प्रयोग करें या फिर हाथ को साबुन से धोते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स है, वैक्सीनेशन। अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है या उनका सेकेंड डोज ड्यू है तो अवश्य वो ले लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा बचाव का साधन है। और ऐसा देखा गया कि या तो वैक्सीनेटेड लोगों को कोविड नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत साधारण किस्म का होता है, उससे उनके जान पर खतरा नहीं आती है और जल्द ठीक हो जाते हैं वे लोग। जी सर, एक इसमें अब था कि इसी जो लहर आएगी या चल रही है लहर, तो इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभी तक जो स्थिति है उसमें क्या लगता है कि यह एक भ्रांति है या फिर इसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल उस बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों के यहाँ लगभग जो है आपका 1000 से ज़्यादा केसेज हैं, 1250 के लगभग केस हैं, और उनमें से मुश्किल से 20-25 बच्चे ही संक्रमित हुए हैं। और इस तरह का सिचुएशन पहले फेज में भी था और दूसरे फेज में भी था। तो और बच्चे में कोई गंभीर किस्म के जो है लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो साधारण ही हो रहे हैं और वो ठीक भी हो जा रहे हैं। जी, तो सर एक तो आपने बताया कि इसको मैंने हमारे जो है इसमें क्या क्या सावधानी बरतें। सावधानी बरतने के बाद भी यदि हमको संक्रमित हो जाते हैं तो फिर किस तरह का हमको एक रखना होगा अपना लाइफ स्टाइल, या किस तरह की स्थिति बना के रखें ताकि हम भी बचें, समाज भी बचे, घर परिवार भी बचे? बिल्कुल सही बात है कि अगर संक्रमित हो जाता है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो केसेज आए हैं वो बहुत माइल्ड किस्म के हैं और लोग 4 से 5 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। और इस बार इंक्यूबेशन पीरियड भी हम लोग का, जो आइसोलेशन पीरियड जो हम लोगों का है वो सिर्फ 7 दिनों का रखा गया है। तो निश्चित है कि दूसरों को बीमारी ना फैले और अपने घर वालों को बीमारी ना फैले, इसके लिए खुद को आइसोलेट करना है ऐसे रूम में जिसमें केवल वे ही रहें, और अगर संभव है कि उसमें शौचालय साथ जुड़ा हुआ हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसमें रहें और लोगों से दूरी बना के रखें। घर में भी हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि अगर जो कोविड का पेशेंट अगर मास्क लगा कर रखता है तो दूसरों को बीमारी कम फैलता है उससे। और अगर घर की ऐसी स्थिति हो कि एक ही घर में सभी लोगों को रहना होगा, कोई उपाय नहीं है, तो हम लोगों ने हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10-10 कोविड वार्ड बना के रखा है। CCC कोविड केयर सेंटर बनाया है, आप वहाँ रह सकते हैं। हमारे ज़िला में भी आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 220 बेड का हमारा कोविड हॉस्पिटल चल रहा है। सदर अस्पताल में 60 बेड का है। उसके अलावा SKM चीज में 250 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। तो हम लोग कहीं भी उनको रख के इलाज कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और अभी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अगर कोई एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो उसको उसी समय, चूँकि वो उसका पॉजिटिविटी का तुरंत पता चल जाता है, तो हम लोग उसी समय उनको जो है दवा का किट दे रहे हैं। और अगर कोई RT-PCR पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके एड्रेस पर उनको किट भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये निर्देश है कि कम से कम 1 दिन 2 दिन पर पहले तो रोज़ फ़ोन करें 2 बार, कम से कम 2 बार प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को फ़ोन करें और 1-2 दिन में जा कर के फिजिकली भी जो है आपकी मेडिकल टीम जाके वहाँ पर उनका एग्जामिनेशन करके उनके सारी चीज़ को देख ले कि कोई गंभीर बात तो नहीं हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि अभी तक इस तरह की कोई गंभीर बात सामने नहीं आ रही है। जी, एक तो सर आप बताएं कि आप होम आइसोलेशन पर ही है, तो होम आइसोलेशन पर जो लोग रहेंगे तो उनको उनका खान पान फिर दवा का क्या प्रोटोकॉल होगा और उनको किस तरह से रहना चाहिए बताएं। हम लोग के यहाँ से एक मेडिकल किट दी जा रही है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन रहता है 5 टैबलेट, पैरासीटामोल की गोली रहती है अगर फीवर रहे तो खाना है। इसके अलावा मल्टीविटामिन, विटामिन सी और जिंक टैबलेट दिया जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और प्रायः इससे लोग ठीक हो जा रहे हैं। ये और उनका अपना खान पान क्या होगा? अपना खान पान हेल्दी खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, इससे ज़्यादा कुछ अलग से कुछ स्पेशल खाने की आवश्यकता नहीं है। जो खाना घर में खाते हैं नियमित रूप से वही खाना खाएं और उससे ही मैंने उससे उनका बैलेंस डाइट लेते रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी, एक चीज़ सर आप बताया अभी टीकाकरण का बात किए हैं कि टीकाकरण जो है ले रहे हैं लोग, तो इसमें टीकाकरण में 1-2-3 बात नई आई है। एक बूस्टर डोज या जो है सतर्कता डोज की बात है, वह क्या है और युवाओं के लिए किस तरह का अभियान चल रहा है, इसको बताइए। देखिए, फर्स्ट डोज के बाद के कुछ दिन के बाद से इम्यूनिटी बढ़ने शुरू हो जाती है और पूरी इम्यूनिटी आती है, सेकेंड डोज पड़ जाता है। तो जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है, अगर सेकेंड डोज का समय हो गया तो अवश्य ले लें। और चूँकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेज हेल्थ केयर वर्कर को और फ्रंट लाइन वर्कर को होता है, इसलिए उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज की बात की गई है। अगर सेकेंड डोज के बाद 9 महीने से अधिक हो गए हैं तो उन्हें प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। इसके अलावा 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को भी प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है, क्योंकि 60 साल के ऊपर वाले लोगों को की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है तो उनको खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए ये निर्देश दिया गया है कि 60 साल के ऊपर के लोगों को भी अगर 9 महीने से ज़्यादा सेकेंड डोज लिए हो गया तो प्रिकॉशनरी डोज दे सकते हैं। जी, तो इसके लिए सर कहाँ कहाँ व्यवस्था है, कहाँ जाना होगा? अभी हर पीएचसी में हम लोगों ने कल से ही 4 जगह लगाया है। एक पीएचसी में, दूसरा ब्लॉक ऑफिस में, तीसरा सीडीपीओ के कार्यालय में और चौथा थाना में। हर पीएचसी में व्यवस्था है। और उसके अलावा हमारा जो है सो कई जगह और भी कैंप चल रहे हैं। अगर इसके अलावा भी प्रायः हर पंचायत में कुछ न कुछ कैंप चल ही रहा है, 1-2 कैंप चल ही रहा है, तो आप वहाँ से भी प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं। जी जी। और युवाओं के लिए सर? युवाओं के लिए 15 से 18 का भी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, जो कि सभी स्कूलों में चल रहा है। और उसके लिए आईडी प्रूफ के रूप में पहले से जो प्रचलित आईडी है वो तो मान्य है ही, इसके अलावा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी जो है मान्य है, तो उन्हें भी ले लेना चाहिए। जी, वहाँ उसके लिए टीके की कोई कमी है क्या? नहीं, अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है। जी, अब सर हम लोग बातचीत करते हैं तैयारी का। चूँकि आप स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे चीफ हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई है, खास करके अगर पंचायत से बात करें और फिर जिला मुख्यालय, शहर मुख्यालय तक, तो क्या व्यवस्था है आपकी, क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है? पहले तो हमारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10-10 बेड हम लोगों ने कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व करवा दिया है। जी। और उन बेडों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास बहुत सारे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोग भरवा के रखे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहीं पर उसका व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि अगर कोई इस तरह का गंभीर पेशेंट आता है तो उनको एस्टेब्लिश करने के बाद ही उसको जो है अपने एम्बुलेंस के द्वारा जो है उच्च सेंटर में भेजें। और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि वहाँ एक एम्बुलेंस जो है कोविड के लिए रिजर्व रखें, जो कोविड पेशेंट को लाने ले जाने का काम करे। जी जी जी। और बेड की बात है, फिर हम लोग सदर अस्पताल में बात करें तो यहाँ पर कितने बेड हैं और एसकेएमसीएच में बेड की क्या? सदर अस्पताल में हमारे यहाँ एमसीएच बिल्डिंग में 60 बेड हम लोगों ने रिजर्व किया है इसके लिए। और हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारा पीएसए प्लांट काम कर रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, और हर बेड पर हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम है। इसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में स्पेशली इस कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 220 बेड हैं, 20 आईसीयू के बेड हैं
और 200 नॉर्मल बेड हैं और हर बेड पर वहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है जी जी। और दोनों जगह पर 24 घंटे का रोस्टर ड्यूटी लगा हुआ है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी तुरंत जो है उसकी चिकित्सा शुरू हो जाएगी। SKMCH कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जो हायर सेंटर है। अगर गंभीर रोगी आते हैं तो उन्हें SKMCH भेजा जाएगा। जी जी। और दवा के लिए कि सर पिछले बार ये स्थिति थी कि दवा को लेकर खास करके कुछ खास इंजेक्शन को लेकर बहुत हाय तौबा मचा हुआ था, बड़ी परेशानी थी। इस बार आपका वो मैनेजमेंट क्या है? दवा की कोई कमी नहीं है, दवा पर्याप्त मात्रा में है और कई बार जो है अफवाह से है भी लोगों में दवा की कमी हो जाती थी। पिछली बार जो है रेमडेसिविर को लेकर किसी तरह की बातें फैली तो लोग उसकी खोज करने लगे, जबकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा और इस बार उसको तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से भी हटा दिया गया। हम लोगों ने पिछली बार देखा कि ये दवा उतनी इफेक्टिव नहीं जितना इसके बारे में समाज में भ्रम फैला हुआ था और इस तरह का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। हमने सभी ड्रग कंट्रोलर को और ड्रग इंस्पेक्टर को मैंने कह दी है, सूचना भेज दी है कि किसी भी दवा की मार्केट में भी कमी नहीं होने पाए, जो भी दवा कोविड में यूज को कि पैनिक में लोग ज़रूरत नहीं रहने पर भी दवा खरीद करके स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये वहाँ लोगों को डायरेक्शन दिया गया है किसी भी स्थिति में बाज़ार में कालाबाजारी दवा की नहीं हो और दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। जी। इसके अलावा सर एक तो दवा की बात हो गई, क्या अगर स्थिति ऐसा पैनिक हो, अगर बहुत भयावह स्थिति पिछले साल जिस तरह से बनी हुई थी, आपकी सब तैयारी है, तो इसको निजी अस्पतालों की भी मदद लेंगे क्या इसमें? निजी अस्पताल कुछ लोग आवेदन दे रहे हैं, सरकार से यही डायरेक्शन आया है कि एक मेडिकल टीम को भेज करके उनके कैपेसिटी की जांच करा ली जाए कि वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था है या नहीं, और सरकार के द्वारा ट्रीटमेंट का रेट भी निर्धारित कर दिया गया है। तो उसके अनुसार हम लोग जो है टीम बना करके भेजेंगे और उसके बाद जिला अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उनको जो है इलाज करने की अनुमति दी जाएगी। जी। इस सर एक जो है आपका इसमें कौन कौन विभाग का समन्वय आपके साथ है ताकि हम लोग नियंत्रण कर सकें? हम लोगों के साथ ICDS का समन्वय है जो कि बहुत ज़रूरी है, लोअर लेवल पर जीविका का समन्वय है, आशा हमारी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मेंबर है। इसके अलावा प्रशासन से भी हर मामले में सहयोग मिल रहा है। हम लोग जो है इसके लिए विकास मित्र का भी सहयोग ले रहे हैं। तो हर स्तर पर सहयोग है। जिला पदाधिकारी के से प्रायः हर 2 या फिर 1 दिन के बाद 1 दिन बैठक अवश्य होती है हम लोगों की और हम लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। जी। एक तो सर है कि यहाँ पर आपके ज़िले में है, ज़िले से बहुत ऐसे लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, खास करके जो हमारे प्रदेशी हैं वैसे लोग जो आ रहे हैं, तो उनको ट्रैकिंग के लिए टेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था है ताकि आपको पता चले कि जो बाहर से आ रहे हैं या तो संक्रमित नहीं हैं या फिर संक्रमित हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ स्टेशन पर 24 घंटे हमारा जो है जांच टीम कार्य कर रहा है, बस स्टैंड पर भी जांच टीम कार्य कर रही है और इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को भी और प्रखंड के स्तर के पदाधिकारियों को भी ये निर्देश दिया हुआ है जिला पदाधिकारी के द्वारा भी कि कोई अगर इस तरह से बाहर से लोग आ रहे हैं और उनमें इस तरह के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो अविलंब उनकी सूचना दें। हमारी जांच टीम जाकर उनका जांच करेगी और उसके अनुसार फिर कार्य करेगी। जी। और सर जो लोग होम आइसोलेशन पर हैं, गाँव में हैं या फिर शहर में भी रह रहे हैं, तो उनको ट्रैकिंग करने के लिए उनके बारे में किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है? हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में कॉल सेंटर चल रहा है जिला के कंट्रोल रूम में। इसके अलावा हर प्रखंड स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सभी पॉजिटिव केसेज को दिन में 2 बार फ़ोन जाता है, उनके हाल चाल की जानकारी ली जाती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है और हर 1 दिन 2 दिन पर एक RBSK की टीम जो है वो घर जाती है या कोई मेडिकल टीम जाती है, उनके घर पर जा कर के फिजिकली भी उनका एग्जामिनेशन करती है और अगर कोई गंभीरता नज़र आएगी तो उसे वो लोग हायर सेंटर पर भेजेंगे। जी सर, अभी आप कंट्रोल रूम की बात की है कि कंट्रोल रूम हमारा काम कर रहा है जिसमें कभी भी जिले के कोई भी नागरिक कोरोना से संबंधित जानकारी ले सकता है, तो क्या है नंबर कंट्रोल रूम का? उसका नंबर है 1800-345-6629। जी दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर है, हम भी एक बार उसको दोहरा देते हैं ताकि आप इसको नोट कर लें। यहाँ कंट्रोल रूम जो हमारे ज़िला में काम कर रहा है वह टोल फ्री है, उसका नंबर है 1800-345-6629। एक बार और हम फिर दोहरा देते हैं 1800-345-6629। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग का टीम आपको रिस्पॉन्स लेगा और फिर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहाँ पर आपको सारी मदद मिलेगी। तो सर यह कंट्रोल रूम से किस किस तरह की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं?
कंट्रोल रूम में अगर किसी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया है तो एम्बुलेंस वहाँ से भेजा जा सकता है, और किसी भी प्रकार की कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ से उनको जानकारी मिल जाएगी। जी जी। तो सर एक जो है अभी इलाज की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुआ है कोविड को लेके, खास करके जो आउटडोर पर जो मरीज आ रहे थे, किस तरह की सतर्कता आप लोग बरत रहे हैं चूँकि ये लहर है? क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स और स्टाफ को भी बचाना है, क्योंकि अगर सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे फिर लोगों की चिकित्सा में असुविधा हो जाएगी। जी जी। इसलिए को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सदर अस्पताल में कोविड जांच की व्यवस्था की है कि लोग जांच करा लें, और एंटीजन से जांच हो रहा है वहाँ पर, इसका रिपोर्ट तुरंत मिल जाता है और उसके बाद वो लोग इलाज कराएं, जी। ताकि हमारे स्टाफ भी संक्रमित ना हो और हम जो है डिटेक्ट कर सकें कि कोई पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर सकें। जी। एक सर है कि अगर घर से में कोई अगर कोरोना को नहीं, दूसरे चूँकि ये लहर है, बीमार है, तो क्या उनको जो है टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है क्या? उस तरह ये भी जानकारी? टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ, और टेलीमेडिसिन के माध्यम से सब सेंटर तक से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है। तो वहाँ पर जाएँ, वो अपनी तकलीफ बताएं, डॉक्टर्स हमारे बैठे रहते हैं हार्ट सेंटर पर, और वहाँ से उनके कंप्लेंट्स को समझ करके और उसके अनुसार वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर प्रिंट आउट निकल जाता है सब सेंटर लेवल पर, और उनको दवा दे दी जाती है। जी। यहाँ सर अभी जो है कोरोना को लेके खास करके कोई एक आपको विशेषज्ञों की टीम भी बनी है क्या, जो कि इन चीज़ों को देखे, मॉनिटरिंग करे, कोई कंट्रोल रूम से संपर्क करे तो फिर उनको उचित परामर्श दे, ऐसा है बना है क्या? बनी हुई है हमारी टीम, हमारी कई कोषांग बने हुए हैं। एक टेस्टिंग कोषांग है जो टेस्टिंग को देख रहा है, एक ट्रैकिंग कोषांग है जो लोगों को ट्रैकिंग कर रहा है उसको देख रहा है वो कोषांग, फिर हमारा ट्रीटमेंट कोषांग है जो लोगों तक दवा पहुंचाने का कार्य देख रही है, और अस्पताल में कोई भर्ती होते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था कर रही है, और जितने भी लोग भर्ती होंगे उनका अस्पताल की ओर से खाना दिया जाएगा मुफ्त में, तो हम लोग उसकी व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे विशेषज्ञ लोग, ट्रेंड लोग हैं जो कि पिछले लहर में भी काम किए हैं, और इस बार उसकी स्पेशल ट्रेनिंग राज्य स्तर पर हुई थी, उसमें भी उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, वेंटिलेटर चलाने की भी ट्रेनिंग उन लोगों को मिली हुई है। तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि किसी भी तरह की अगर आपदा बढ़ जाती है या किसी तरह का जो है इमरजेंसी आता है तो हम उसको संभाल सकें। जी। पिछले बार सर एक चीज़ आया था कि ऑक्सीजन को की उपलब्धता को लेकर, खास करके फिर जो वेंटिलेटर पर जो मरीज थे उनको मेंटेन, उसको देख रेख करने वाले एक्सपर्ट नहीं थे। इस पिछले बार कहीं कहीं से शिकायतें आई थी, इस बार उस पॉइंट पर आप कितने सजग हैं, कितनी व्यवस्था आपकी चुस्त दुरुस्त है? हमारे यहाँ से वेंटिलेटर के हैं पर्याप्त मात्रा में, 20 वेंटिलेटर आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में है, 6 वेंटिलेटर सदर अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में भी वेंटिलेटर्स हैं। और इस बार अब तक जो है इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन आ भी जाता है तो हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट भी हैं, हमारे यहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्निकल लोग भी हैं, और डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था कर लिए हैं और हम लोग उसका इलाज करें। जी। मृत्यु दर की बात करें सर तो इस बार क्या स्थिति है पिछले साल की अपेक्षा, और किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इसके जद में आ रहे हैं? दो बातें हैं इस बार। अभी तक मृत्यु दर ऑलमोस्ट नगण्य है। एक आध केस कहीं से एक सूचना भी मिली है तो वो कोमोर्बिडिटी थे, जैसे एक सूचना मिली थी गाय घाट के बारे में, तो वहाँ आपका सकरा के बारे में, सॉरी गाय घाट सकरा के बारे में मिली थी, तो पता चला कि उनका हार्ट के वैल्वुलर प्रॉब्लम था और इलाज के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट ली थी, लेकिन जांच में वो पॉजिटिव निकल गया। तो कोमॉर्बिडिटी वाले अभी तक आज स्तर से भी जो हम लोगों को सूचना मिल रही है, जो भी डेथ हुए हैं उसमें कोमॉर्बिडिटी वाले लोग ही थे। आम लोगों में डेथ रेट अभी नहीं के बराबर है। जी जी जी। और बीमार का अगर बात करें तो किस एज ग्रुप के लोग पिछले साल से और इस बार तुलना करते हैं? तो देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं कि जो एज ग्रुप ज़्यादा मूवेबल है, ज़्यादा चलने फिरने वाले हैं, उन्हीं लोगों में बीमारियां ज़्यादा पाई जा रही हैं। हम लोग को देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारी है आपका 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के लोगों में। तो ये लोग निश्चित है ज़्यादा जो है चलते फिरते हैं, ज़्यादा मूवेबल होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो नेचुरली इनको जो है कांटेक्ट में आने का, कोविड संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आने का चांसेस ज़्यादा होता है। बच्चों में बहुत कम है और 50 से ऊपर वालों में भी बहुत कम है। जी जी। तो ज़्यादातर जो है हमारा जो घूमने वाले मूवेबल और कामकाजी लोग हैं ज़्यादा, उसमें उन लोग में ज़्यादा। जी जी। तो इसमें सर एक तो आपने बताया मास्क, सैनिटाइजर, इसका क्या कितना माने महत्व है, कितना रोल है टीकाकरण, ये तीनों का?
देखिए तीनों का बहुत ही रोल है। टीकाकरण तो हमें इम्यूनिटी देती है, बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, और मास्क जो है आपको इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद सैनिटाइजर का भी वही काम है कि अगर आप कहीं टच करते हैं कोविड कॉन्टैक्ट को या कोविड इन्फेक्टेड मटेरियल को, तो आप अगर सैनिटाइजर यूज करते हैं तो वो कोविड का जो वायरस आपके हाथों में आता है वो बढ़ जाता है। यही है इसका, तीनों का ये भूमिका है। और सर आपके स्तर से जागरूकता को लेकर खास करके क्या क्या चल रहा है, किस तरह का प्रचार प्रसार प्रशासन की ओर से कई जगह स्टैटिक जो है सो अनाउंसमेंट हो रहा है लाउड स्पीकर से कि क्वैक बचने के क्या क्या साधन हैं। हमारी आरबीएस की टीम भी जो गाड़ी घूम रही है उसमें भी ये माइक लगा हुआ है, वो भी सारा प्रचार कर रही है। तो हम लोग लोगों में इसके अलावा एक बुकलेट आया था कि होम आइसोलेशन में किस प्रकार से रहना है, तो उनको हम लोगों ने अखबारों के पन्ने में डाल करके बंटवा दिया था, अधिक लोगों के बीच वो पहुंच जाए, लोग समझ सकें अगर होम आइसोलेशन में है तो क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी। जी जी जी। और जो है सर सरकार की तरफ से जो लोग बीमार हो रहे हैं, अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता मिल रही है, किस तरह की व्यवस्था है? मृत्यु के अगर हो जाती है और हम लोग को सूचना मिलेगी तो हम लोग यहाँ से भेज करके उसके डेड बॉडी का पैकिंग करवा देंगे जी। और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है उनका दाह संस्कार या जो है सो कब्र में डालने की बात होगी, जो उनका जो धार्मिक जिस तरह से डिस्पोजल किया जाएगा। और सरकार की ओर से अब तक जो घोषणा है उसमें है कि 4 लाख का जो है सरकार जो है आपदा प्रबंधन की ओर से सहायता मिलती है। जी जी। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है? अगर वो डेथ हो जाता है हमारे पोर्टल पर आ जाएगा, या तो अप्लाई करेंगे, हम लोग पोर्टल से भी निकाल लेते हैं। पोर्टल पर डेथ का अपलोडिंग जरूरी है और पोर्टल पर कोविड पॉजिटिव होने का आईडी जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि वास्तव में वो कोविड पॉजिटिव थे या नहीं। और ये नियम है कि जो भी कोविड टेस्ट होता है सारा का सारा पोर्टल पर आना चाहिए। जी। तो हम लोग उसमें कोविड पोर्टल का आईडी देते हैं और फिर उसका डेथ रिपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए उस व्यक्ति का, और कौन उनका डिपेंडेंट है उसका जो है हम लोग आधार कार्ड और पासबुक का नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह हम लोग ले करके, हम लोग यहाँ से 3 सदस्यीय टीम बनी हुई है, जिसके एक मेंबर हैं सिविल सर्जन, दूसरे आपात मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, तीसरा एक और मेडिकल ऑफिसर हैं सीनियर। ये तीनों मिल करके उस पर विचार करते हैं कि वास्तव में ये कोविड से ही डेथ है, इसकी हम लोग फिर हम लोग अनुशंसा आपको भेज देते हैं और राज्य स्तर पर भी इसकी सूचना भेज देते हैं। जी। अभी सर जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, खास करके इसमें एक महिलाओं के प्रसव की बात है, तो क्या अभी अस्पतालों में उससे कोई प्रभावित और दूसरी इलाज व्यवस्था है क्या, हुई है क्या, बंद है? अभी तक तो हमारा अस्पताल चल रहा है, और अगर पॉजिटिव आ जाती है महिला तो पीपीई किट पहन करके हमारी एएनएम जो है उसका डिलीवरी करवाएगी, हो रहा है। जी जी जी। उसमें कहीं मैंने इसमें नहीं है, और इसका बना हुआ सिस्टम कि कोई भी आए बीमार तो इलाज होगा ही हमारे। बिल्कुल इलाज होगा जी। एक सर है कि लक्ष्य की बात हम लोग करेंगे, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन है, सदर अस्पताल आपने बताया है जैसा, तो वहाँ पर जांच जो हो रही है कोरोना टेस्टिंग किस समय से कब तक होता है और क्या व्यवस्था है, कैसे? सदर अस्पताल में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो रहा है जी, और स्टेशन पर 24 घंटे हो रहा है जी टेस्ट। और उसकी रिपोर्ट कैसे आती है? जहाँ एंटीजन टेस्ट होता है वो तो अब तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है, 5 से 10 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है जी। और अगर वो RT-PCR है तो अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि अभी हमारा SKMCH की लगभग 3000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है। और चूँकि अभी सिर्फ सर जिले में RT-PCR टेस्ट का सेंटर बन गया है, तो सिर्फ हमारे यहाँ का ही सैंपल जा रहा है, इसलिए उसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। आज तक अगर सैंपल भेजते हैं तो कल उसका रिपोर्ट आ जाता है। जी जी। और सर इस बार कुछ जगह पर प्लांट भी आप लगा रहे थे ऑक्सीजन को लेके, तो कहाँ प्लांट आपका लगा और काम कर रहा, लक्ष्य क्या है? सदर अस्पताल में 2 प्लांट लगा हुआ है और दोनों काम कर रहा है हमारा। जी जी जी। पारू में भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वार्ड में वायरिंग जो है ऑक्सीजन सप्लाई का भी नहीं हुआ है, BMICL को हम लोगों ने लिखा है, वो कर रहा है जी जी। और उसका अभी तो यही है, और 3 जगह ही है अभी तक हमारे पास। 3 जगह है, और बाकी और जगह कुछ है क्या टारगेट लगाने उगाने का? अभी तक कोई सूचना सरकार की ओर से नहीं आई है, अगर ऐसी बात होगी तो पता चलेगा, फिर हम लोग भी वहाँ व्यवस्था करेंगे लगाने का। जी। और सर खास करके लोगों से जो है भीड़ भाड़ के जगह जो है वहाँ पर आपका टीम क्या जाँच के लिए कैसे जाती है?
देखिए, लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। भीड़ में जा कर के केवल जांच करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जी 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 संक्रमण अगर सोसाइटी में फैल जाएगा तो हर जगह पॉजिटिव केसेज निकलेंगे। जी तो ये तो खुद को ही कोविड प्रॉपर बिहेवियर लोगों को अपनाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं जाना होगा। चाहे दुकान भी कोई खोले हुए हैं तो हाँ, जो भी चाहे वो बेचने वाले हों चाहे खरीदने वाले हों, उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जी 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 और गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो सैनिटाइज होकर ही लोग अंदर जाएं। जी। तो दर्शकों, जैसा कि देखे, हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी बात की कि कोरोना का लहर है, इसमें सावधानी ही बचाव है। आप कोरोना के अनुरूप व्यवहार करें, मास्क लगाएं, सार्वजनिक भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अगर यदि आप दायरा में हैं तो वैक्सीन अवश्य लें, क्योंकि वैक्सीन ही बहुत बड़ा बचाव का जरिया है और आपका व्यवहार होना चाहिए। सरकार की तरफ से हर स्तर पर तैयारी है। यदि आप बीमार होते हैं तो कंट्रोल रूम से संपर्क करें, आपका तमाम हर तरह की इलाज व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।